गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स इन द कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशंस के बारे में बताएंगे। कल हमने दूसरे टॉपिक पर बात की थी जिसमें हम सोशली बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। आज हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात करेंगे, यानी व्हाट इज द कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इस बारे में हम बात करेंगे। सहकारी अधिगम यानी क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स इन कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशंस, सहयोगी तथा सहकारी अधिगम परिस्थितियों में सामाजिक कौशलों के आंकलन की कसौटी, आंकलन का क्राइटेरिया। सहकारी अधिगम कक्षा अनुदेशन का एक प्रमुख उपागम है। इस क्षेत्र में अब नवीन समय में बहुत स्कोप बढ़ा है। इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत हुआ है, क्योंकि सामूहिक क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों को जो अनुभव होते हैं उन्हें ही सहकारी अधिगम कहा जाता है। अधिक से अधिक ग्रुप में बैठकर पढ़ना, अधिक से अधिक ग्रुप से सीखना, समूह में किस प्रकार की क्रियाएं हों इस पर नज़र रखना, सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से ही विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये सब सहकारी अधिगम के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें विद्यार्थी आपस में कोऑपरेट करते हैं, विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्योंकि ये जितने भी सामूहिक कार्य हैं ये या कोई भी अभ्यास से संबंधित जो कार्य हैं, छात्रों में जितनी भी शैक्षणिक परीक्षा संबंधी अधिक अंक, उनमें स्वाभिमान, उनमें सकारात्मकता, उनमें सामाजिक कौशल या किसी भी जातीय समूह के व्यक्ति के लिए कम पक्षपात का होना, अध्ययन किए जा रहे कौशलों का विकास करना होता है। क्योंकि जब विद्यार्थी किसी एक ग्रुप में बैठेंगे तो वहाँ पे जो उनके डिफरेंसेस हैं, जो उनमें अलगाववाद है, अलगाववाद चाहे जातीय आधार पर है, धार्मिक आधार पर है, या सोशली डिस्टेंसिंग है, या फिर उनमें आर्थिक रूप से किसी प्रकार की विभिन्नता है, सामाजिक रूप से है, चाहे उनमें किसी भी प्रकार का पक्षपात आपस में है, वो सब समूह का कार्य है कि वो उनको दूर करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, समूह के जो जितने भी सदस्य होते हैं, उनके लिए उनकी शैक्षणिक अधिगम सफलता पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, जो सहकारी अधिगम संबंधी समूहों तथा अन्य समूहों से उनको अलग करते हैं। इस प्रकार से जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो एक दूसरे का सहयोग करके सीखने की लर्निंग है। हम विद्यार्थी अधिक से अधिक अपने ग्रुप से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, क्योंकि ग्रुप से सीखना उसका एक अनौपचारिक रूप तो होता ही है। वो विद्यार्थी चाहे वो स्कूल में आता है चाहे नहीं आता है, तो वो फिर भी अपनी सोसाइटी से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने साथी बच्चों से जिनमें वो खेलता है, वहाँ से वो बहुत कुछ सीखता है और उसकी जो स्किल्स हैं वो उसी प्रकार से डेवलप होती हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से भी वही भाव है, यानी सामूहिक क्रियाओं से एक बालक को जो अनुभव होते हैं वो उनकी कोऑपरेटिव लर्निंग है। इस विषय में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, जिनमें जॉनसन और स्मिथ ने
1991 में सहकारी अधिगम पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस सहकारी अधिगम में कक्षा शिक्षण का कार्य छोटे समूह की कार्यविधि द्वारा किया जाता है। वास्तव में यह समूह के साथ सीखने की कार्यविधि है। यह सामाजिक अधिगम संबंधी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें अभ्यास द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना या फिर करने के द्वारा सीखना है। यानी तीन ही तरह के जो जॉनसन और स्मिथ ने अपने विचार दिए, उसमें ये स्पष्ट किया कि विद्यार्थी अभ्यास के माध्यम से सीखता है, लर्निंग बाय प्रैक्टिस है, या अनुकरण के द्वारा सीखता है, दूसरे को देख देख के सीखता है, या फिर करने द्वारा सीखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जिसमें छात्र मिलजुल कर अधिगम अर्जित करने के अवसर प्राप्त करता है, उसे हम, और जिसे समूह में वो रहता है या जिससे छात्रों के समूह बनते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक विषय पर उनकी समझ के लिए अलग अलग योग्यता स्तर के बहुत से छात्र उसमें होते हैं, तब वे सब मिलजुल कर सहयोगपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं या बिना भेदभाव के विभिन्न क्रियाएं करते हैं, तथा साथ में आपस में अपनी अपनी जो जानकारी, अपनी अपनी समझ को बांटकर पाठ्य विषय को हल करते हैं। अतः वे सारे प्रयोग एक दूसरे की सहायता से पूरे करते हैं, क्योंकि सहयोग से जितने कार्य संभव हो जाते हैं उतने विद्यार्थी अन्य किसी साधन से नहीं कर पाता। प्रत्येक विद्यार्थी के अपने अनुभव होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्रियाशैली अलग होती है, करने का ढंग अलग होता है। वो उस ढंग को दूसरे बच्चों के साथ साझा करता है और दूसरे बच्चे उसको सीखते हैं, आपस में वो कोऑपरेट करते हैं। वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। समूह में सीखना ही कोऑपरेटिव लर्निंग है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। सहकारी अधिगम की विशेषताएं। ये समूह अधिगम है, क्योंकि सहकारी अधिगम एक समूह अधिगम द्वारा ही अर्जित किया जाता है। सहयोग की भावना का निर्माण होता है, क्योंकि जब विद्यार्थी समूह में रहेंगे और विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपने एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है। ये सामूहिक अभ्यास है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप में कार्य होते हैं, तो ये एक सामूहिक कार्य है। ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे पहले की बताया, अभ्यास का सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, या फिर करके सीखने का सिद्धांत है। उन सिद्धांतों पर भी आधारित है। एक दूसरे के साथ जानकारी बांटते हैं। जानकारी बांटना, स्वयं अध्ययन करते हैं, जो सेल्फ लर्निंग है। इस अधिगम प्रणाली में छात्रों को स्वयं अध्ययन करने की आदत का विकास होता है। आपसी समझ में सहायक होते हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी समूह में रहेंगे तो वो एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, साझा करते हैं, और एक दूसरे के जो लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के सीखने की कैपेसिटी क्या है, वो जब विद्यार्थी ग्रुप में आगे बढ़ता है तो दूसरे विद्यार्थी भी सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह पढ़ें, या इतना टाइम अपनी स्टडी को दें, या इतना इस तरीके से सीखें, तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो शैक्षणिक अधिगम में सफलता पर बल मिलता है, क्योंकि व्यक्ति और समूह के सभी सदस्य इसके लिए जो शैक्षिक अधिगम सफलता है वो विशेष रूप रहता है, विशेषता रहती है, जो सहकारी अधिगम समूह को अन्य समूहों से अलग करती है। छोटे समूह होते हैं, क्योंकि प्रत्येक छात्र का जो अधिगम करने का जो स्टाइल है, जो उसकी सोच है, वो अलग अलग होती है। इसमें प्रत्येक समूह में एक विषय की समझ के लिए विभिन्न योग्यता वाले या विभिन्न जो योग्यता स्तर के बहुत कम छात्र होते हैं।
अधिगम क्रियाएं, क्योंकि विभिन्न जो छात्र उपयोगी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए खुद को व्यस्त कर लेते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो कहने का भाव है कि जो आपस में कोऑपरेट करके सीखने की जो विशेषताएं हैं उनमें हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप लर्निंग है, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट पैदा होता है, ग्रुप प्रैक्टिस से काम होता है, इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये सिद्धांतों पर आधारित है, ये एक शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है, सेल्फ लर्निंग है, मल्टीपल हेल्प है और एक दूसरे को जो एक एकेडमिक जो लर्निंग है उसमें ये काम करता है और स्मॉल ग्रुप इसमें होते हैं। तो ये विद्यार्थियों कुछ सहकारी अधिगम की विशेषताएं थी। अब उसके बाद सहकारी अधिगम के हम एडवांटेजेस करेंगे, इसके लाभ करेंगे। इसके अंतर्गत क्योंकि कहीं पर भी किसी भी कार्य को करने में किसी भी क्रिया के यदि कुछ लाभ होते हैं तो हानियां भी होती हैं। पहले हम लाभ की बात करेंगे। इसको हम इसके लाभ को इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा इसको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या हमारे लिए इसके लाभ रहते हैं, शैक्षिक लाभ क्या है और सामाजिक लाभ क्या है। 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद जितने भी ये मनोवैज्ञानिक रूप है, चाहे वो उसका शैक्षिक रूप है, चाहे वो उसका सामाजिक रूप है, क्योंकि ये सभी ऐसे छात्रों को आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जो सहकारी अधिगम के मनोवैज्ञानिक लाभ हैं, आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना का विकास होता है, सुरक्षा की भावना विद्यार्थी महसूस करते हैं, ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है, इसमें कोई ज़्यादा जो चिंता की ज़रूरत नहीं होती और सकारात्मक अभिव्यक्ति जो विद्यार्थियों का एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाता है और परीक्षण चिंता भी इसमें कम होती है, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होगी तो प्रत्येक विद्यार्थी को पता होता है कि किसने क्या सीखा है और किसको किस तरीके से किस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमें परीक्षाएं देनी हैं। क्योंकि इस प्रणाली में जो उपलब्ध सहकारी और सामूहिक भावना से छात्र कक्षा परीक्षण की चिंता कम करने में ये सहायता करती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण हैं उनमें भी विद्यार्थी की चिंताएं कम हो जाती हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थी पर जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसके इफ़ेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है या उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, उनमें एक लर्निंग सेंटर्ड रहता है, सीखने की भावना जो है वो केंद्रित रहती है और उसमें कोई भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, विद्यार्थियों का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है या उनमें जो परीक्षण के टेस्ट के प्रति जितनी भी चिंताएं हैं वो कम हो जाती हैं। उसके बाद आता है इसके ये थे मनोवैज्ञानिक लाभ और उसके बाद है शैक्षिक लाभ। शैक्षिक लाभ में आपसी क्रियाशील के जो प्रतिमान हैं वो बनते हैं, क्योंकि इस सहकारी अधिगम में कक्षा शिक्षण के लिए आपसी क्रियात्मक प्रतिमान प्रदान करने में मदद मिलती है। यह एक पक्षीय अध्ययन केंद्रित प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अलग अलग से जो क्रियाएं करते हैं उनसे ही विद्यार्थी सीखता है। अच्छे कार्य का संपादन होता है और सक्रिय प्रतिभागी सभी विद्यार्थियों की रहती है, कार्य को करके सीखते हैं, अच्छी सोच पैदा होती है और छात्रों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उच्च स्तरीय या अच्छे जो कौशल्स हैं उनका भी विकास होता है। कक्षा के जो परिणामों को सुधार लाने में भी जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो मदद करती है और छात्र उसमें जो सेल्फ सेंटर्ड हैं वो महसूस करते हैं, जिसमें छात्रों का केंद्रित जो ध्यान मन हो जाता है
और अधिगम क्षेत्र में सुधार आता है। विद्यार्थियों का जो अच्छा जो गुड मार्गदर्शन, उनकी जो गुड गाइडेंस है वो उनको मिल जाती है। तो इस प्रकार से शैक्षिक लाभ हमें कोऑपरेटिव लर्निंग के होते हैं। उसके बाद है सोशल एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें सहयोग है, क्योंकि विद्यार्थी आपस में एक दूसरे का सहयोग करना सीखता है। आर्ट ऑफ कोऑपरेटिंग है कि हमें एक दूसरे की कैसे सहयोग करनी है, कैसे उनकी मदद करनी है, कैसे सहयोग देना है, क्या लेना है, कैसे करना है, ये सब हमें, क्योंकि आगे चलकर हमें जो सामाजिक, जितना भी हम समाज में बर्ताव करते हैं, जितना भी बिहेवियर हमारा रहता है, वो सब विद्यार्थी एक समूह में रहकर सीखता है। सामाजिक समायोजन करना विद्यार्थी सीख जाता है, वो कटकर नहीं रहता, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाता है, एक दूसरे के साथ रहना, उठना, बैठना, खेलना कूदना सीख जाता है। उनमें किसी भी प्रकार की जो अलगाववाद है वो ख़त्म हो जाता है और वो सामाजिक समायोजन करते हैं। वो एक सोशल बीइंग बनते हैं, उनमें सामाजिकता के गुण डेवलप होते हैं, क्योंकि जो समूह में रहेगा उसमें ही वो सामाजिक गुणों का विकास होगा, उसमें ही वो सामाजिक गुण आएंगे। और विद्यार्थियों में लीडरशिप आती है, लीडरशिप स्किल जो है वो डेवलप होती है, नेता के गुण आते हैं, क्योंकि समूह में जब वो रहता है तो किसी एक ग्रुप को लीड करता है, किसी एक ग्रुप को निर्देशित करता है। कोई एक ग्रुप में अपने जो प्रभाव हैं उनके माध्यम से ग्रुप का नेता बनता है, तो आगे चलकर वही जो देश के नागरिक नेता बनते हैं, उन्हीं में से कुछ विद्यार्थी ऊपर आते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये हमने सोशल कोऑपरेटिव लर्निंग के एडवांटेजेस यानी लाभ पढ़े। उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। सहकारी अधिगम की सीमाएं या सरकारी अधिगम के कुछ हानियाँ, लिमिटेशंस। एक तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, दूसरा इसमें स्थान की समस्या रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ स्पेस के अंतर्गत, क्योंकि ग्रुप के निर्माण के लिए स्थान की समस्या एक प्रमुख समस्या रहती है। कहाँ पे विद्यार्थियों को इकट्ठा किया जाए, कहाँ पे उनको एक समूह बनाया जाए। और प्रशिक्षण की समस्या रहती है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा प्रशिक्षित अध्यापक या मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो अधिगम में अध्यापकों द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्यविधि प्रयोग में किए गए जो उचित प्रशिक्षण और अभ्यास की जितनी ज़रूरत होती है, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता। कुछ छात्रों की प्रभुता रहती है, इसमें जो कुछ लीडर हम कहें, जिनमें लीडरशिप के जो गुण हैं वो डेवलप होते हैं, वो विद्यार्थी दूसरे ग्रुप के छात्रों से अपनी मनमानी काम करवाते हैं, या ऐसी इस प्रकार की जो अधिगम प्रणाली है, इस प्रणाली में सामूहिक कार्य करने की जो प्रणाली, उसमें सभी समूह के जो छात्र हैं वो समान रूप से भाग नहीं लेते। इसमें समूह के कुछ छात्रों की प्रभुता बनी रहती है। विषय वस्तु के अनुसार प्रयोग करने की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका समूह में डिस्कशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें विषय वस्तु के अनुसार ही जो सहकारी अधिगम है वो उपयुक्त तत्वों का प्रयोग करने की समस्या भी इसमें आती है। सीमित उपयोग हैं, लिमिटेड यूजेस जो है वो सहकारी इसके अपना लर्निंग के रहते हैं, अधिगम के रहते हैं, क्योंकि सहकारी अधिगम प्रणाली सभी शिक्षण विषयों में प्रयोग नहीं की जा सकती। उन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें कि विद्यार्थी को केवल और केवल याद करना होता है, उसमें समूह अपनी भागीदारी किसी प्रकार से नहीं दे सकता। प्रत्युत्तर देने की समस्याएं इसमें रहती हैं, क्योंकि इस प्रणाली में छात्रों में जवाब देने की भावना विकसित नहीं हो पाती। वो केवल अपना कार्य करते हैं, अपने कार्य के द्वारा ही अपने हल को ढूंढते हैं, और इसलिए विषय को समझने में परेशानी हो सकती है। तो सहकारी अधिगम की सीमाओं को समझने के लिए उनके अनेक कारण और अनेक उसमें बाधाएं हैं जिनका उल्लेख हमने किया। इसमें अध्यापकों, अधिकारियों, छात्रों और माता पिता द्वारा भी प्रतिरोध किया जाता है कि इस प्रकार से ग्रुप्स में विद्यार्थियों को ना बिठाया जाए, ना पढ़ाया जाए, ना किया जाए। तो विद्यार्थियों, आज हमने
कोऑपरेटिव लर्निंग का क्राइटेरिया, कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रोसेस, कोऑपरेटिव लर्निंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस और करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। कल बच्चों हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।